वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम क्लास 11 का पूरा सिलेबस एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि टूरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि टूरिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जो हम किसी प्लेस पे विजिट करते हैं, किसके लिए, प्लेजर के लिए, मतलब खुशी के लिए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टूरिज्म मतलब क्या होता है। तो टूरिज्म किस पे बेस होता है, मोमेंट के ऊपर। जब भी कोई पीपल अपने प्लेस से निकल के, अपने रेजिडेंशियल प्लेस से निकल के किसी और प्लेस पे जाता है, मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट सिटी भी हो सकता है, स्टेट भी, कंट्री या इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके, तो उसे टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है स्कोप ऑफ टूरिज्म के बारे में, बट ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला याद करके जाएं कि डेफिनेशन क्या होती है टूरिज्म की, कैसे डिफाइन करते हैं हम टूरिज्म को। तो आपको ये बताना है जब भी आप टूरिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे कि जो टूरिज्म वर्ड है वो निकला कहाँ से है। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, लैटिन वर्ड से हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड के टोर्नर एंड टोर्नस से, और ग्रीक का एक वर्ड है टोर्नोस। तो इनके वर्ड से क्या निकला है, हमारा टूरिज्म वर्ड निकला है, जिसका मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर, वंस टर्न, मतलब वापस घूम के अपने ही जगह पे आना, अपने प्लेस पे आना, टूरिज्म कहलाता है। और आप इसके सफिक्स बता रखा है कि इसमें सफिक्स इज्म लगता है, जिसका मतलब क्या है, प्रोसेस या एक्शन और प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके मतलब बता रखे। तो आप सिर्फ जब डेफिनेशन लिखेंगे टूरिज्म का, तो आप ये लिख सकते हैं कि टूरिज्म निकला कहाँ से, लैटिन और ग्रीक वर्ड से। लैटिन के कौन से वर्ड से निकला, टोर्नर एंड टोर्नस से, और ग्रीक के कौन से वर्ड से लिखना है, टोर्नोस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक्शन और प्रोसेस। आप इसका ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यूएनडब्ल्यूटीओ ने क्या डेफिनेशन दिया है। तब यहाँ से लिख सकते हैं यूएनडब्ल्यूटीओ ने क्या बताया कि टूरिज्म क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल है, जहाँ वो अपने रेजिडेंशियल प्लेस से निकल के किसी और प्लेस पे जाते हैं। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो उन्होंने स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया है कि 24 आवर्स से ज़्यादा है, एंड 1 ईयर से कम कहीं पे भी हम ट्रैवल करने जाते हैं तो उसको क्या माना जाता है, टूरिज्म माना जाता है। ठीक है, और फाइनली जो है टूरिज्म क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट सम टाइम यूएनडब्ल्यूटीओ क्या बताता है कि जो हमारा टूरिज्म है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म। तो एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बता सकते हैं कि एलिमेंट क्या है टूरिज्म के, मैन, क्योंकि जब तक मैन नहीं होगा जब तक टूरिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो टूरिज्म का एक्ट है या जो उसकी सर्विस या चीज़ें करता कौन है, टूरिज्म, तो मैन करता है। देन आता है स्पेस, ठीक है, और उसके बाद आता है इसका टाइम। तो ये 3 एलिमेंट्स है, ये 2 या 1 मार्क्स में आता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका टूरिस्ट के बारे में। तो आपको टूरिस्ट का सेम डेफिनेशन लिखना है कि टूरिस्ट होता कौन है, जैसे यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे रखा है। अगर हम नीचे देखें यूएनडब्ल्यूटीओ ने उसको डिफाइन करा, आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि टूरिस्ट कौन होता है, टेम्परेरी विजिटर होता है जो एटलीस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा और 1 ईयर से कम किसी भी कंट्री में स्टे करता है, और उसका मेन पर्पस क्या होता है, सिर्फ एन्जॉयमेंट होता है। ठीक है, तो उससे क्या माना जाता है, टूरिस्ट माना जाता है। तो आप इसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। वैसे ही साथ में उन्होंने क्या बताया कि टूरिस्ट जो होता है वो करने क्या जाता है, एक तो लेज़र और एक बिजनेस के लिए। लेज़र मतलब क्या होता है कि अपने टाइम को स्पेंड करने जा रहा है, जैसे कि हॉलीडेज़ पे चला गया, हेल्थ या स्टडी या रिलीजन बेसिस पे या स्पोर्ट्स बेसिस पे अगर वो कहीं पे घूमने जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, टूरिस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें बिजनेस भी हो सकता है कि बिजनेस, फैमिली या फिर कोई मिशन हो, मीटिंग हो, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करते हैं। ये सेकंड पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सेम डे विजिटर या एक्सकर्शनिस्ट किसे बोला जाता है। तो ऐसे टूरिस्ट या ऐसे विजिटर्स जो टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं, जो किसी भी जगह पे 24 आवर्स से कम स्टे करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो उन्हें सेम डे विजिटर या एक्सकर्शनिस्ट कहा जाता है। डेफिनेशन डिफरेंस पूछा जाता है दोनों के बीच में कि टूरिस्ट के बीच में और सेम डे विजिटर या एक्सकर्शनिस्ट के बीच में क्या डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस है, तो आप बताएंगे टूरिस्ट कौन होता है, जो 24 आवर्स से ज़्यादा 1 ईयर से कम किसी जगह पे स्टे करे। सेम डे विजिटर कौन कहलाता है, जो 24 आवर्स से कम किसी जगह पे स्टे करे। जैसे हम अपनी ही सिटी के अंदर किसी मॉन्यूमेंट पे घूमने जा रहे हैं तो वो कौन कहलाएगा, सेम डे विजिटर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रैवलर्स की क्या दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं, जैसे विजिटर्स एंड अदर ट्रैवलर्स। तो आप विजिटर में क्या बता सकते हैं, टूरिस्ट एंड सेम डे विजिटर। नेक्स्ट है इसके अंदर लिंकेज बिटवीन लेजर, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के बीच में क्या लिंक है, ये वाला क्वेश्चन
अलग से पूछा जाता है 3 या 4 मार्क्स में कि इनके बीच में क्या बताओ, लिंकेज बताओ, लिंक बताओ कि कैसे टूरिज्म से लेज़र एंड रिक्रिएशन जुड़ा हुआ है। तो आप इसको नॉर्मली डिफाइन कर सकते हो कि अगर हम किसी भी जगह पे घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास लेज़र टाइम, लेज़र मतलब क्या होता है, हमारे पास फ्री टाइम होना चाहिए। अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा अपने डेली रूटीन से निकालने के बाद, तभी हम उस टाइम पीरियड का यूज़ किस में करेंगे, घूमने के लिए। एंड रिक्रिएशन मतलब क्या होता है, इन्जॉयमेंट करना, कि अगर हम कहीं पे घूमने जाएंगे तो वहाँ पे इन्जॉयमेंट तो करेंगे ही। तो इस तरीके से हमारा लेज़र एंड रिक्रिएशन क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लैटिन वर्ड में लेज़र का मतलब क्या होता है, टू बी फ्री। तो आप फ्री हैं, अपना टाइम किस में एंगेज कर सकते हैं, लेज़र टाइम का रिक्रिएशन टाइम में एंगेज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से डेफिनेशन बॉक्सेस में दे रखा है, आप दोनों यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेज़र क्या है, अवेलेबल टाइम है किसी भी इंडिविजुअल का जब वो वर्क, स्लीप एंड अदर बेसिक नीड्स जो होती है उसको कंप्लीट करने के बाद जो अलग टाइम निकालता है उसे लेज़र कहा जाता है, ठीक है। और इसी लेज़र टाइम में हम क्या करते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि टीवी देखने में हम कर सकते हैं, या फिर किसी और प्लेसेस पे घूमने जा रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स में घूमने जा रहे हैं। तो जब हमारे पास लेज़र टाइम होगा, जब हम रिक्रिएशन करेंगे उस टाइम का, तो वो किससे कनेक्टेड होगा, हमारा टूरिज़्म से कनेक्टेड होगा। तो आपको बताना है कि तीनों चीज़ें कैसे आपस में कनेक्टेड है। टॉपिक है हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका सबसे पहला हमें क्या बताना है, क्या होता है, ये इनटेंजिबल होता है। मीन्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए क्या है, इनटेंजिबल है। जो भी हम सर्विस लेते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू, हम सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कंजप्शन करने के बाद, ना कि उसे हम टच करके, स्मेल करके और भी चीज़ें करके हम उसको क्या कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो आपको इनटेंजिबिलिटी में क्या बताना है कि क्या टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, और जिस सर्विस को हम किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, कंजप्शन जब हम करते हैं उसका, तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि वो सर्विस हमें कैसा दे रही है या कैसा नहीं दे रही। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। तो पेरिशेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एयरलाइंस या होटल की जो टिकट्स है या होटल रूम बुक करा रहे हैं, तो अगर हमने आज के लिए कोई भी रूम बुक कराया, अगर वो आज सोल्ड आउट नहीं होता है, तो हम उसको कल सोल्ड आउट आज के बिहाफ पे नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आज के जो पैसे हैं हमारे फॉरएवर के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, ना कि हम उसके पैसे को वापस से रिकवर कर सकते कल, ठीक है। तो ये क्या है, पेरिसेबल होता है, मींस बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाता है। जो हमारा रिवेन्यू अगर आज सोल्ड आउट नहीं हुआ तो रिवेन्यू वापस से जनरेट नहीं होता। तो आपका सेकेंड ये बताना है। थर्ड क्या आता है, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको हम जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें वहाँ जाना है, ताजमहल देखने जाना है, आईफिल टावर देखने जाना है, हमें उसका मून लाइट, जो ताजमहल का मून लाइट वाला शो होता है वो इन्जॉयमेंट करना है, तो हम उसको घर पे बैठ के क्या इन्जॉय नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, आपको कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, उस जगह पे, उस लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो क्या है कि हम सर्विस प्रोवाइडर को और हमारे प्रोडक्ट को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, हेट्रोजेनिटी या वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है। मींस कि इसमें अलग अलग ह्यूमन जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एयरलाइंस की टिकट खरीदते हैं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर बुकिंग करके कोई और देगा, हमारे बैगेज कोई और लेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो जब तक सारी चीज़ें मिला के हमें एक बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता है, तो वो हमारा का पूरा जो भी ट्रैवल होगा या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बैठ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग ह्यूमंस हमें अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है कि लैक ऑफ ऑनरशिप, की इसके अंदर किसी का भी ऑनरशिप नहीं होता। मींस अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या हमने किसी टूरिज्म प्रोडक्ट का कोई पैकेज खरीदा, तो हम सिर्फ उस पैकेज तक, उस जिसके हमने पैसे प्रोवाइड करे, सिर्फ उस सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, ना कि वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री या पूरा का पूरा होटल हमारे अंडर आ जाता है। तो इसमें यही बता रखा है कि अगर हम किसी होटल में जा रहे हैं, मील प्लान कोई बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑनरशिप राइट सिर्फ क्या होता है, हमारा मील प्लान तक ऑनरशिप राइट होता है, ना कि पूरा का पूरा होटल के ऊपर हमारा राइट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑनरशिप होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सीजनैलिटी।
कि ये जो टूरिज़्म प्रोडक्ट हमें किसी ना किसी सीज़न में उसका जो नेचर होता है वो सीजनल होता है। मीन्स हो सकता है किसी भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन जो है किसी एक सीज़न में बहुत ज़्यादा वो हाई पीक पे होता है, जैसे कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें या हिल स्टेशंस की बात करें तो गर्मियों में ज़्यादातर लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सीजनैलिटी मतलब जितने भी टूरिज़्म प्रोडक्ट है, डेस्टिनेशन है, वो सीज़न पे डिपेंड करते हैं, उसके पीक टाइम पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है डिमांड फ्लक्चुएशंस। तो डिमांड फ्लक्चुएशंस के अंदर क्या आता है कि टूरिज़्म प्रोडक्ट है या डेस्टिनेशन है, उनकी डिमांड क्या ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि हो सकता है बहुत सारे जो टूरिस्ट है सेम डेस्टिनेशन पे जाना कोई भी पसंद नहीं करता, तो अगर बहुत सारे टूरिस्ट सेम डेस्टिनेशन पे होके आ गए तो वो न्यू डेस्टिनेशन को डिस्कवर करते हैं कि हम दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे या दूसरे डेस्टिनेशन पे। इसकी वजह से जो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डेस्टिनेशन की डिमांड ऑलवेज क्या रहे, हाई रहे। फिर आता है कि टूरिज्म प्रोडक्ट के अंदर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जब तक हमारा ओवरऑल सर्विस ज़्यादा अच्छा ना हो, जब तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तो हमारा पूरा का पूरा टूरिज्म जो होता है या हमारा डेस्टिनेशन जो भी हम इंजॉय करने जा रहे हैं वो पूरा फ्लॉप हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बैड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिस्की, कि रिस्की क्यों है कि अगर हम टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं बहुत जल्दी उसका अगर डिमांड नहीं पूरा हो पा रहा है, जितना हमने टूरिज्म प्रोडक्ट बेचना चाहता है उतना नहीं हो पा रहा, तो हमारे अंदर इकोनॉमिक रिस्क लेकर आता है, या टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक रिस्क आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। तो कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म के अंदर आपको एस के बारे में याद रखना है कि एस क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा एस क्या है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन मतलब क्या है कि जब तक किसी भी डेस्टिनेशन का सबसे मेन फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है कि टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो जब तक लोग किसी भी डेस्टिनेशन से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उस प्लेस पे जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन कॉम्पोनेंट क्या है इसका, अट्रैक्शन। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हमारा असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मतलब अगर हमें कोई भी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम एसेसिबिलिटी बोलते हैं कि हम उस डेस्टिनेशन तक जाएंगे कैसे। जैसे कि रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया या वाटरवेज हो गया, तो ये इसके अंदर आता है हमारा असेसिबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब हम जिस जगह पे क्या करते हैं, स्टे करते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं। मीन्स हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, तो हम 24 घंटे के अंदर तो नहीं आ जाते घूम के। अगर हम किसी फॉरेन कंट्रीज़ में या कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉर्ट बुक करेंगे, होटल्स बुक करेंगे। तो ये क्या आता है हमारा अकोमोडेशन के अंदर, जहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस से जाने के बाद हम वहाँ पे थोड़े दिन क्या कर सकें, स्टे कर सकें। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है अमेनिटीज़। तो अमेनिटीज़ मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज़ जो भी हम किसको, टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हाइजीन हो गया या मेडिकल हेल्प हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ हो गई। इसके अंदर हमने क्या करा है, 2 एज और ऐड ऑन करा है, जिसमें आता है एक्टिविटीज़ एंड अवेलेबल पैकेजेस। तो एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, वहाँ पे और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा या स्कीइंग होगा, गोल्फ हो गया। तो इन सारी एक्टिविटीज़ क्या करती है, सारी एक्टिविटीज़ की टूरिज़्म को या टूरिज़्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा पीक पे पहुँचा देती है। तो हमने क्या करा है, इन एक्टिविटीज़ को भी एस के अंदर क्या करा है, ऐड ऑन करा है, ठीक है। एंड अवेलेबल पैकेज, इसके अंदर क्या आता है कि अगर हमें कहीं पे भी जाना है हॉलीडे के ऊपर 3 दिन के लिए, तो हमारा वहाँ का पैकेज क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। फिर हम इसका एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने इस पूरे के अंदर क्या पढ़ा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा टूरिज्म का, उसके बाद हमने इसके क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके एज के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या क्या एज है। इसके बाद हम अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड यूनिट है टूरिज्म आ हिस्टोरिकल अकाउंट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमें क्या बताना है इसके अंदर कि हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि टूरिज्म कैसे पहले से ही होता आ रहा है, पहले के लोग भी कैसे ट्रैवल करा करते थे। ये जो ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है अभी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। तो हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि ओल्ड टाइम्स पे या अभी के टाइम पे कैसे इसका ऑरिजिन हुआ, ठीक है, कैसे हमने इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा। जैसे हमने इसकी किसके बारे में पढ़ा था, फादर ऑफ टूरिज्म किसको कहा जाता है, थॉमस कुक को कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे टूरिज्म को ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट करा, कैसे टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट होता है, और सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर कि टूरिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और ओल्ड टाइम पे किन वजहों से या किन रीज़न से टूरिज्म करा करते थे, और अभी के टाइम पे ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसके वजह से टूरिज्म या ट्रैवल करते हैं लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैवल इन अर्ली टाइम्स। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में ट्रैवल एक्टिविटीज़ करी क्यों जाती थी। अगर हम इसके प्राइमरी रीज़न की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए न्यू लैंड्स को, मिलिट्री एक्टिविटी के लिए, और इसका मेन पर्पस क्या था, रिलीजन को या धर्म को फैलाने के लिए, ठीक है। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल अकाउंट की बात करें या हिस्ट्री के टाइम पे जाके देखें तो उन्होंने क्या बताया था कि कैसे जो है ट्रैवल धीरे धीरे फैलता है, फेमस होता है, कैसे बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो नई जगह को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एविडेंस मिले हमें टूरिज्म एक्टिविटी की, कहाँ से, एशिया से, मिडल ईस्ट से और यूरोप से, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पुराने टाइम पे भी लोग क्या करा करते थे, ट्रैवल करा करते थे, टूरिज्म करा करते थे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो अर्ली एम्पायर्स में क्या है, इजिप्टियन लोग, ग्रीक एंड रोमन एंड सुमेरियन लोग, ये लोग क्या ट्रैवल करते थे, किसके लिए, इनका मेन पर्पस क्या था, बिजनेस के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि अर्ली टाइम पे मेन पर्पस क्या होता था, बिजनेस, न्यू लैंड को ढूंढना, मिलिट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोग फैलते जाते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, जैसे कि नाइल रिवर है उसके अपोजिट जाते हैं। तो मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे जगहों को ढूंढा जाता है, वैसे करके जैसे हम इंडिया फाउंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमें पता चलता है कि पहले के लोग जो है न्यू लैंड्स को ढूंढने के लिए और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो ट्रैवल करा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बता रखा है कि रोमन एम्पायर कैसे धीरे धीरे एक्सपेंशन करता है किसका, अपने ट्रैवल का, ट्रेड का। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है। ये लोग ना ट्रिप्स करते थे, जैसे कि ट्रेड वो लेके, शिप वगैरह ले जाके, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग क्या कि खाना लेके जाते थे, बहुत बहुत महीनों तक घूमना, न्यू लैंड्स को ढूंढना, तो ये सारा डिस्कवर करते हैं। हमने पहले भी 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा था कि सिल्क रूट के बारे में, जिसमें हम ग्रैंड टूर के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे बताना है कि उस टाइम पे सिल्क रूट स्टार्ट हो गया था, जो क्या था, ग्रेटेस्ट रूट था हिस्ट्री के अंदर, जो हमने ह्यूमन ने बनाया था। और सिल्क रूट जो है वो हिस्टोरिकल नेटवर्क था जो बहुत सारे एफ्रो यूरेशियन कंट्रीज़ को क्या करता था, ज्वाइन करता था। एफ्रो यूरेशियन मतलब अफ्रीका, यूरोप और एशिया की कंट्री को ज्वाइन करता था। तो ये तीनों का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, साउथ वेस्टर्न एशिया को जोड़ता था आपस में, यूरोपियन वर्ल्ड को जोड़ता था, और नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका को आपस में जोड़ने का काम करता था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था इस ट्रेड के बारे में या सिल्क रूट के बारे में, कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आया जाया करती थी, सिल्क रूट से बहुत सारी प्रीसियस चीज़ें जाती थी, ठीक है। चाइना से होते हुए जो चाइना के एम्पायर वगैरह थे वहाँ से भी बहुत सारे लोग अपना सामान भेजा करते थे। जैसे मेन क्या था, यहाँ पे सिल्क जाता था। तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सिल्क रूट का किलोमीटर्स दे रखा है कि एंशियंट टाइम में कितना बड़ा था, तो 12,000 किलोमीटर्स तक फैला हुआ था, ठीक है। और ये सारा, और इसको एक्सप्लोर कौन करता है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको एक्सप्लोर करते हैं, और मार्को पोलो। तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर सिल्क रूट बीच में क्या हो गया था, बंद हो गया था, किसके वजह से, क्योंकि आपस में आपको पता है कंट्रीज डिवाइड हो गई, बाउंड्रीज बनना स्टार्ट हो गई। फिर UNWTO ने उसको वापस से लॉन्च करा, सिल्क रोड एक्शन प्लान 2010 में, जिसके अंदर इसके 24 मेंबर थे कंट्रीज़। और इस जो पूरा का पूरा रूट होता है इसको वापस से मॉडर्न टाइम में क्या करा जाता है, खोला जाता है। और अभी भी क्या है, इस पे लोग चीज़ें करते हैं, चीज़ें भेजते हैं और जो भी करते हैं। तो यहाँ पे इसी सिल्क रूट के बारे में बता रखा है, तो आप ये बता सकते हैं सिल्क रूट के बारे में। अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है रेनेसेंस एंड द ग्रैंड टूर, ठीक है। तो हम इसमें ग्रैंड टूर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता क्या है, न्यू बिगनिंग। तो आपको बताना है कि रेनेसेंस मतलब क्या होता है, न्यू बिगनिंग। और क्या हुआ कि यूरोप की जब मिडल एज की जब हिस्ट्री आती है तो वहाँ पे न्यू इरा स्टार्ट होता है। यूरोपियन लोग अलग अलग कंट्रीज़ में नॉलेज के लिए, न्यू चीज़ों को सीखने के लिए जाना स्टार्ट करते हैं, जिसको ग्रैंड टूर कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रैंड टूर जो था वो कौन सी कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। कब, 17th एंड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। वहाँ के जो वेल्दी यंग मैन थे, जिनको नोबल स्कॉलर्स या डिप्लोमैट्स कहा जाता था, एंड बिजनेसमैन, वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ के चीज़ों को सीख कर आना स्टार्ट करते हैं, न्यू नॉलेज लेकर आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्रैंड टूर कहा गया। इसमें ये लोग जाते कौन कौन सी कंट्री में थे, तो ये लोग टूर करते थे मेनली पेरिस में, फ्लोरेंस में, रोम में, और जो भी कल्चरल सेंटर्स होते हैं वहाँ की कंट्रीज़ में जाते थे, जैसे कि इटली और फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे जाना स्टार्ट करते हैं लोग, अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। इनका मेन पर्पस क्या था टूर का, कि वहाँ से एजुकेट होना, लोगों को नॉलेज लेना, वहाँ से नॉलेज लेना और कल्चरल एक्सपीरियंस को सीखना, जो कि आजकल सिविलाइज वर्ल्ड में माना जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्यों जाते थे, सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए। क्या लेते थे वहाँ से, नॉलेज, ठीक है, और कल्चरल एक्सपीरियंस सीख कर आते थे।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि वहाँ पे यंग मैन एंड वुमेन दोनों जाते थे और उनको जो ग्रैंड टूर कर कर आता था उसको गुड बर्थ एंड फॉर्चून कहा जाता था। मीन कि उनका मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में और भी बहुत सारे जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको हायर पोजीशन पे रखा जाता था, उनको बहुत अच्छा माना जाता था, वेल एजुकेटेड पर्सन माना जाता था और सोसाइटी में उनका एक अलग सा क्या था, पोजीशन था, लोग उनको अलग ही वैल्यू देते थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या हो गया, जो ग्रैंड टूर था वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया। धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो इन्वॉल्व होने लग गए, नई नई जगहों पे जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि टूरिज़्म हिस्ट्री, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री था उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्या ग्रैंड टूर टूरिज़्म हिस्ट्री के अंदर। और इसको क्या मॉडर्न टूरिज़्म, इसी टाइम से इसको मॉडर्न टूरिज़्म माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप बता रखा है कि कौन कौन सी कंट्री कनेक्टेड थी और लोग कहाँ कहाँ पे ग्रैंड टूर के लिए जाया करते थे। जहाँ पे यही बता रखा है कि इटली के लोग जाते थे और बहुत सारे यूरोपियंस कंट्री में जाते थे और वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स रखा जाता था। मतलब अगर कोई भी ग्रैंड टूर कर कर आ रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन दिया जाता था सोसाइटी के अंदर और वो बहुत ज़्यादा नोबल सोसाइटी होती थी। तो आपको यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टूरिज्म। इसके अंदर क्या बता रखा है कि टूरिज्म की वजह से कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अभी हमने ग्रैंड टूर के बारे में पढ़ा था। तो अगर बहुत बड़े लेवल पे लोग क्या करना जाएंगे कि टूर करने के लिए जाएंगे, किसी और कंट्री में जाएंगे, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। वहाँ के जो लोग हैं टूरिज़्म से रिलेटेड पैकेज बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जैसे लोग जाएंगे तो शिप के थ्रू जाएंगे या रोडवेज एयरवेज के थ्रू जाएंगे। तो ऐसे करते करते बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है जिसके अंदर सबसे पहले इंजन, ट्रेन जो होता है, स्टीम इंजन स्टार्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें और रेल्स, जो रेलवे ट्रेवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टीम बोट और शिप्स स्टार्ट हो जाते हैं। और जो सबसे पहला जो रेलवे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो क्या था, कैरिंग पैसेंजर्स, मतलब पैसेंजर्स को लेके जाने वाला। वो 1830 में स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये लिवरपूल से मैनचेस्टर की तरफ चला था, मतलब दो सिटी को कनेक्ट करता था। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया। लोगों ने क्या, रेलवे स्टार्ट कर दिया जिससे पैसेंजर्स एक सिटी से दूसरी सिटी में जाए। तो ये सारा क्या था, टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। अगर हम फर्स्ट ऑर्गेनाइज टूर पैकेज की बात करें तो वो थॉमस कुक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिनको ऑर्गेनाइज एक इन्होंने ट्रिप वो करा था, लॉन्च करा था, जो लेस्टर से लॉकबर्ग तक की थी। ठीक है, और उन्होंने 5 जुलाई 1841 को इन्होंने ये पूरा का पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करा था जिसके जो 700 पैसेंजर्स को लेके गए थे, किसके ऊपर, ट्रिप में लेके गए थे। तो अगर हम थॉमस कुक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट करा 570 पैसेंजर्स के साथ और सबसे पहला ऑर्गेनाइज ट्रिप प्लान कराया था। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे क्या करते हैं, 3000 स्टूडेंट्स को वापस से कहाँ लेके जाते हैं, ट्रिप पे लेके जाते हैं। और ऐसे करते करते अलग अलग सीजन्स में ये पूरा का पूरा अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, थॉमस कुक वापस से क्या करते हैं, होटल्स भी स्टार्ट करते हैं। होटल के अंदर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो फैसिलिटीज़ होती है ट्रैवल बिजनेस के अंदर, वो भी कौन स्टार्ट करता है, थॉमस कुक। तो अगर आपसे पूछे थे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जो फैसिलिटीज़ थी किसने प्रोवाइड करी थी, थॉमस कुक ने। जैसे यहाँ पे फोटो थॉमस कुक की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्री में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी के लिए किसी को दिक्कत ना हो तो उन्होंने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की भी जो था बिजनेस या फिर इसका जो स्टार्टअप वो स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए जो थॉमस कुक को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो आपको ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे यही बता रखा है कैसे कैसे वो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे सारे, तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर का इंपॉर्टेंट था आप वहाँ से सिर्फ उतना ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारा टूरिज्म इन मॉडर्न टाइम्स। तो अगर हम मॉडर्न टाइम के अंदर टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, अभी तक तो हम शिप से लेके जा रहे थे, एयरवेज से लेके जा रहे थे, सॉरी रोडवेज से लेके जा रहे थे। फिर 1950 के टाइम पे जेट एयरक्राफ्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि लोग अब क्या स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री, कि जो हम किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में शिप के थ्रू जहाँ 5 दिन में जा रहे हैं वहाँ हम 2 घंटे में पहुँच जाए। तो लोगों ने अपनी कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री स्टार्ट करी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी, इंटरनेशनल, नेशनल सारी चीज़ें स्टार्ट करा हम कि कैसे दूसरे कंट्री से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, किसके, एयरवेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मॉडर्न टूरिज्म था और यहाँ से हमारा मॉडर्न टूरिज्म स्टार्ट होता है।
फिर आपको इसमें और क्या बताना है कि कैसे धीरे धीरे जो होते हैं शिप्स जो होते हैं, शिप भी बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो जाते हैं, बड़े बड़े शिप स्टार्ट हो जाते हैं जो दूसरे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि इतने बड़े शिप होते थे कि ऐसा लगता है पूरे फ्लोटिंग होटल्स है, पूरे का पूरा सिटी फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इतने बड़े शिप है, जैसे कि आप अभी भी नाम देख सकते हैं, बहुत सारे क्रूज शिप्स होते हैं जो इसमें बहुत सारे होटल्स है, रूम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। तो यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे क्या आना स्टार्ट होता है, मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। तो आपको सिर्फ यहीं से लिखना है कि कैसे इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, कैसे ग्रोथ हो रहा है, हम कैसे नई चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या क्या इसमें ऐड ऑन करा, जैसे एयरक्राफ्ट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बड़े बड़े शिप्स स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताना है। इसके बाद हमारा टॉपिक है टूरिज्म इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हम किन रीज़न से या कहाँ कहाँ पे टूरिज्म करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इंडिया के ट्रेडिशंस की बात करें तो बहुत पहले से ही हम क्या करते आ रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म करते आ रहे हैं। मेन हमारा पर्पस क्या होता था कि हम दूसरी जगह पे रिलीजियस पर्पस से क्या करने जाते थे, ट्रैवल करने के लिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कैसे कि बहुत सारे जगहों पे जो लोग हैं, संस्कृत लिटरेचर की बात करें और भी चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पे बता रखा है कि कैसे हम रिलीजियस पर्पस की वजह से क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर में हमें कौन सा वर्ड मिलता है, अटना। अटना का मीन क्या होता है, गोइंग और लिविंग अ होम, मतलब आप कहीं पे जाना अपने घर को छोड़ के शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो क्या है अटना। तो हम इसमें से देख सकते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, एंशियंट चीज़ें हैं, उसके अंदर पहले से ही टूरिज्म के बारे में बता रखा है, पहले से ही लोग क्या करते हैं, टूरिज्म करते हैं। भी संस्कृत लिटरेचर है, उसके अंदर हमें 3 वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है, तीर्थन। तीर्थन मतलब क्या होता है, किसी भी प्लेस पे जाना रिलीजियस पर्पस की वजह से, मतलब हम पूजा पाठ की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से किसी और प्लेस पे जा रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, तीर्थन। नेक्स्ट आता है देशथन। देशथन मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में जाना, किस लिए, इकोनॉमिक गेन के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, तो उसे देशथन कहा जाता है। एंड पर्यटन मतलब क्या होता है, प्लेजर के लिए, नॉलेज के लिए किसी और जगह पे जाना पर्यटन कहलाता है। तो हमारे संस्कृत लिटरेचर में पहले से ही 3 वर्ड्स मिलते हैं जिसके मीनिंग यहाँ पे बता रखे हैं। और आपको भी पता है अभी भी हम मॉडर्न टाइम पे किस लिए ट्रैवल करते हैं, इन्हीं 3 रीज़न की वजह से मोस्टली ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे तीर्थन की अगर हम बात करें तो तीर्थन मतलब क्या होता है, पिलग्रिमेज के वहाँ पे क्या करना, डेस्टिनेशन पे जाना, ट्रैवल करना। और ये टूरिज्म का क्या टाइप है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें करी जाती है। मींस जो ह्यूमंस है या हम हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, 4 धाम यात्रा पे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि हम स्टार्टिंग से क्या करते आ रहे हैं, तीर्थन करते आ रहे हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म के अंदर बोध गया, सारनाथ या कुशीनगर जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ट्रेवल्स के बारे में बता रखा है कि हम कैसे तीर्थन किन रीजंस की वजह से करते हैं। तो यहाँ से ना 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि पुराने टाइम पे कि उन्होंने क्या है कि टूरिज़्म होता था। तो यहाँ पे हेरोडोटस की बुक है, उससे आप बता सकते हैं, मेगास्थनीज की बुक है, उससे बता सकते हैं। तो आप इसके बारे में इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टूरिज़्म सर्किट। तो टूरिज़्म सर्किट मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं एंड आके उसी पॉइंट पे करना, वो हमारा टूरिज्म सर्किट कहलाता है। मीन्स यहाँ पे बता रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो टूरिज्म सर्किट को वो डिफ़ाइन कर रखे क्या होता है। तो अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, वो मेन इसमें 3 मेजर डेस्टिनेशन आने चाहिए, और वो एक सेम टाउन में, सेम विलेज में या सेम सिटी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों सेपरेट होना चाहिए तीनों डेस्टिनेशन, और उसका एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, टूरिज्म सर्किट कहलाता है। जैसे हम अगर बात करें कि अगर हम जयपुर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, तो हम तीनों जगह पे जाएंगे, तीनों अलग अलग सिटी के अंदर है, तीनों का अलग अलग लोकेशन है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टूरिज्म सर्किट। और हम एक ही जगह में एक ही बार में तीनों डेस्टिनेशन पे घूम लें, मतलब एक ही रूट के अंदर तीनों डेस्टिनेशन पे घूम लें, तो हमारा टूरिज्म सर्किट कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि टूरिज्म सर्किट मतलब होता क्या है, ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। इसके अंदर जो मेन सर्किट आता है वो कौन सा आता है, टूरिज्म का जो पॉपुलर सर्किट है वो है गोल्डन ट्रायंगल या बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जितने भी पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन होते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस है, उन सबको एक साथ ज्वाइन कर रखा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, इन तीनों सिटी को जोड़ के क्या बनता है, हमारा गोल्डन ट्रायंगल बनता है। क्योंकि बाहर
बाहर की कंट्री के लोग भी आते हैं वो दिल्ली ज़रूर घूमते हैं, आगरा भी जाते हैं क्योंकि ताजमहल आगरा फोर्ट देखना, और जयपुर भी जाते हैं, ठीक है, राजस्थान वाला जितना भी जगह होता है। तो इन तीनों को ज्वाइन करके क्या बनता है हमारा गोल्डन ट्रायंगल। एंड बुद्धिस्ट सर्किट मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जितना भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड सर्किट होगा वो क्या कहलाएगा हमारा बुद्धिस्ट सर्किट। जैसे यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बता रखा है कि जयपुर, दिल्ली और आगरा तीनों को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। बस यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर कौन कौन से डेस्टिनेशन इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले डेस्टिनेशन जो बुद्धा से रिलेटेड हो या बुद्धा से रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशन वो वाले, वो कौन से आते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। जैसे कि सारनाथ हो गया, गया हो गया, या कुशीनारा हो गया, तो ये सारे प्लेसेस क्या है हमारे बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। तो हम इसका पहले समरी देख लेते हैं कि हमने पढ़ा कि इसके चैप्टर के अंदर हमने हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ा किसका, टूरिज़्म का, कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है अलग अलग टाइम पे। जैसे जो थे मिस्र के लोग थे और कहीं के लोग थे, उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, या इजिप्ट के लोग थे कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। फिर अलग अलग कंट्री के बारे में पढ़ा कि इंडिया के अंदर कैसे स्टार्ट हुआ, मॉडर्न टाइम क्या था इसका, ग्रैंड टूर कैसे स्टार्ट होता है, सिल्क रूट क्या है, फिर फर्स्ट रेलवे ट्रिप कैसे स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पैसेंजर शिप या कमर्शियल एयरलाइन कैसे स्टार्ट हुई, और उसके बाद हमने अपने ट्रिप के बारे में इंडिया के अंदर जितने भी लोकेशन है उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अपना यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर कि कैसे मॉडर्न टाइम पे कैसे धीरे धीरे हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करता है, कैसे ग्रो होता है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा भी यूनिट्स के अंदर कि कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम इसमें अभी मॉडर्न टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे टूर पैकेज बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे डेवलप करना, न्यू टूरिज्म कैसे स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। हमारा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारा ये है कि टूरिज्म मोटिवेटर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि टूरिज्म मोटिवेटर्स मतलब क्या होता है। ऐसी चीज़ें जो टूरिज्म को प्रमोट करे, मोटिवेट करे, टूरिस्ट को और ज़्यादा मोटिवेट करे कि वो क्या किसी नए डेस्टिनेशन पे जाए, मतलब हमारे पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आता है फिजिकल मोटिवेटर्स। तो फिजिकल मोटिवेटर्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि हमारा माइंड, बॉडी, हेल्थ या हमारा प्लेजर जो हमें क्या करता है किसी भी जगह पे पुश करता है या पुल करता है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे बता रखा है कि हमारे फिजिकल मोटिवेटर्स क्या, जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया, हाइकिंग हो गया, तो ये हमारी क्या है फिजिकल मोटिवेटर्स है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कल्चरल मोटिवेटर्स। तो ये क्या होता है, हमें किसी भी कल्चर को या फोक आर्ट या डांस को देख के जो हमें मोटिवेट करता है उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को देख के उस कंट्री में जाने का जब हमें मोटिवेट करता है तो हमारे कल्चरल मोटिवेटर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे हमें कि कैसे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो गई या ये मणिपुरी डांस हो गया, तो कैसे हमें वहाँ की कल्चर, वहाँ की चीज़ें हमें क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स। इसके अंदर क्या आता है कि कुछ लोगों का ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोगों का डिज़ायर होता है कि वो नए लोगों से जाके मिले, न्यू फ्रेंड्स बनाए या डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस करे, तो ये क्या है हमारा इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स है, ठीक है। तो आपको ये मोटिवेटर्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आता है स्टेटस एंड प्रेस्टीज मोटिवेटर्स। इसके अंदर हमारा क्या आता है पर्सनल डेवलपमेंट या एजुकेशन। मीन्स आपको पता है कि बहुत सारे लोग एजुकेशन लेने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए या नई चीज़ों को सीखने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो ये भी हमारा किसके अंदर पर्सनल मोटिवेटर्स मतलब स्टेटस मोटिवेटर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है बैरियर्स टू टूरिज्म, कि आपको पता होना चाहिए कि टूरिज्म के बैरियर्स क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टूरिज्म को करने से, ट्रैवल को करने से रोकती हैं, उनकी बैरियर्स हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, लैक ऑफ लेजर टाइम। कि अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम ऐसे कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, या हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है या लोगों के पास टाइम नहीं होता है अपना लाइफ टाइम में से टाइम निकाल के घूमने जाने के लिए, तो क्या आता है हमारा टूरिज्म का पहला बैरियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर, कि अगर हम किसी भी जगह पर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, या फिर अगर वो जाना चाहते भी है तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी क्या होता है, मेन फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो मेन फैक्टर होता है टूरिज्म बैरियर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल लिमिटेशंस, कि बहुत सारे लोग घूमना तो चाहते हैं पर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, या उनके जो फिजिकल लिमिटेशंस है जैसे कि वो खुद से चल नहीं सकते हैं, या बहुत सारे लोगों के हाथ पैर नहीं है, तो ऐसे जो डिसएबिलिटी लोग होते हैं वो कैसे जाएंगे, या सीनियर सिटीजन्स लोग नहीं जा पाते, या जो पुअर फिजिकल फिटनेस वाले लोग होते हैं उनको अगर माउंटेन्स पे चढ़ना या ऐसी जगह पे जाना तो वो नहीं जा सकते। तो फिजिकल लिमिटेशंस भी क्या होता है, हमारा एक बैरियर होता है। नेक्स्ट आता है स्पेस एंड
डिस्टेंस, कि अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा मन है उस डेस्टिनेशन पे जाने का, पर अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी की मतलब वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है या वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास एसेसिबिलिटी नहीं है, तो हम उस डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाएंगे। तो कनेक्टिविटी की वजह से, स्पेस की वजह से या डिस्टेंस की वजह से भी बहुत बार क्या होता है, ये बैरियर बनता है, जिसकी वजह से हम उस डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली स्टेज। फैमिली स्टेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे यंग चिल्ड्रंस होते हैं, कभी कभी फैमिली में बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारी फैमिली घूमने नहीं जा पाती है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि फैमिली स्टेज की वजह से भी बहुत सारे लोग जो होते हैं कनेक्ट नहीं हो पाते, किससे, ट्रैवल से या टूरिज्म से। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसी जगह हैं जो बहुत सुंदर तो हैं, जहाँ पे लोग घूमने तो जाना चाहते हैं, पर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है लोगों की, ठीक है। तो वहाँ पे भी लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 9/11 टेरर अटैक हो गया था, या फिर इंडिया में ही बहुत बार अटैक हो चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, लोग डरते हैं कि अगर हम उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे वापस से क्या हो सकता है, वहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगी हमारी या सिक्योरिटी नहीं रहेगी। उसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। जैसे कोई भी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, पर वहाँ के आसपास की चीज़ें बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वहाँ का जो हाइजीनिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो वहाँ पे भी लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ पे वो भी प्रोवाइड नहीं होगी, उन लोगों को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल चीज़ें, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, अगर कोई भी जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, पर वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता है यहाँ पे, या फिर वहाँ की ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो लोगों को जाने के लिए नहीं जाती नहीं है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है किसी कंट्री पे, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि हमें वहाँ का डेस्टिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन है या नहीं है, हम वहाँ पर जा सकते नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी क्या है, मेन टूरिज़्म बैरियर है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, की बहुत सारे लोगों का क्या होता है, इंटरेस्ट ही नहीं होता ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाने का, या लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है या वहाँ पे और भी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो ये भी क्या है, मेजर टूरिज्म बैरियर है। तो हमने इसके अंदर बैरियर के बारे में पढ़ा। आप इसके अंदर जो है कोई से भी 5 बैरियर्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट इसका हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। इसमें क्या बताना है आपको, डोमेस्टिक टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब क्या होता है, जब भी कोई रेजिडेंट या विजिटर अपनी ही कंट्री के अंदर विजिट करता है, अपनी कंट्री के अलग अलग सिटी में, स्टेट में, तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म कहलाता है। इनबाउंड टूरिज्म मतलब क्या होता है, जब भी कोई मैन दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इनबाउंड टूरिज्म। मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, इन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, इनबाउंड टूरिज्म। और आउटबाउंड टूरिज्म मतलब जब हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आउटबाउंड टूरिज्म कहलाता है। तो ये फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है। इसी के अंदर हमने इसको और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर आता है इंटरनल टूरिज्म। तो इंटरनल टूरिज्म मतलब वही होता है, डोमेस्टिक टूरिज्म का टाइप है, ठीक है, जिसको इनबाउंड टूरिज्म भी कहा जाता है। इसमें नॉन रेजिडेंट या इंडिया के ही विजिटर्स अपने ही अलग अलग डोमेस्टिक पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, तो उसे इंटरनल टूरिज्म कहा जाता है। नेशनल टूरिज्म मतलब क्या होता है, ऐसे डोमेस्टिक टूरिज्म या आउटबाउंड टूरिज्म जो अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री में मतलब जा रहे हैं घूमने के लिए, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो नेशनल टूरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टूरिज्म। तो इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों टाइप्स के टूरिज्म आते हैं। मतलब कोई हमारी कंट्री में आ रहा है या हमारी कंट्री से जा रहा है, ये दोनों कौन कहलाएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ टूरिज्म। तो इसके अंदर हमें यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म मतलब कितने टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है पर्सनल, एक आता है बिजनेस। पर्सनल मतलब क्या होता है, जब हम अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं या अपना लेजर टाइम एक्सप्लेन करने अपने लेजर टाइम के लिए जा रहे हैं, मतलब फ्री टाइम एंजॉय करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, पर्सनल टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म मतलब क्या होता है, जब हम किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस को अटेंड करने या ऐसी चीज़ों के लिए जा रहे हैं, तो हमारे क्या कहलाता है, बिजनेस टूरिज्म। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म के अंदर 2 टाइप्स के आता है, पर्सनल एंड बिजनेस, ठीक है। और इनका दोनों का पर्पस भी क्या होता है, अलग अलग पर्पस होता है। तो इसके अंदर आपको ना इसका मतलब पता होना चाहिए। SIT का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइस के बारे में। माइस इंपॉर्टेंट है, आपको माइस के बारे में पता होना चाहिए। माइस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो माइस का फुल फॉर्म होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशंस, ठीक है।
तो ये क्या होता है, जब हम किसी कंट्री में या कहीं पे भी मीटिंग करने जाते हैं तो ये एक टूरिज्म का ही टाइप है। जब हम किसी बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो इसमें मीटिंग के बारे में बता रखा है कि जैसे हम किसी के कहीं पे भी मीटिंग करने जा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें। इंसेंटिव टूर यही कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी की तरफ से किसी और कंपनी में जा रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। आपको पता है कॉन्फ्रेंसेस मतलब भी क्या होता है, किसी और कंट्री में जाना और चीज़ों का अटेंड करना, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है। इसमें आपको मेन चीज़ माइस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और माइस का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक ये पॉपुलर टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर एक पॉपुलर टूरिज्म बन चुका है, ठीक है। और ये बिजनेस के अंदर आता है, मतलब हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, तो ये बिजनेस वाला ट्रैवल है, टूरिज्म है, ठीक है। और ये जो टाइप का टूरिज्म है मेनली किस लिए किया जाता है, टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, मींस अलग अलग चीज़ों को एक्सपेंड करता है, बिजनेस के लिए होता है। आप मेनली लिखिए कि बिजनेस के लिए होता है और माइस का फुल फॉर्म लिख देंगे, इतना भी आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में बता रखा है। तो हमने पहले पढ़ा बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हैं कि किस लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इसका पर्सनल। तो पर्सनल के अंदर आप कुछ भी हॉलीडे के लिए लिख सकते हैं, किसी भी रिलेटिव से मिलने के लिए लिख सकते हैं, एजुकेशनल के लिए, हेल्थ के लिए, या पिलग्रिमेज, या फिर हमारा जितनी भी चीज़ें होती है वहाँ पर जाने के लिए, यात्राओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, शॉपिंग के लिए। तो ये सारा हमारा क्या है, पर्सनल मीटिंग उसके अंदर आता है टूरिज्म के अंदर। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म में ये दोनों आप लिख सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ टूर पैकेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि टूर पैकेज क्या होता है। तो टूर पैकेज मतलब आपको पता है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप अपना बुकिंग करवा रहे हैं तो आपको कुछ दिन का पैकेज बना के देता है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे घूमने जा रहे हैं वो कितने दिन का है, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आप कौन कौन से डेस्टिनेशन पे जाएंगे और कौन से पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा टूर पैकेज है। तो सारी चीज़ें क्या करके देता है, अरेंज करके देता है, हमारी जर्नी, हमारा अकोमोडेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, फूड सर्विस, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें को जब अरेंज करके देता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा टूर पैकेज कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के टूर पैकेज होते हैं। सबसे पहले तो हमारे क्या आता है, पहले देख रहे थे हमारा टूर कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो एक होता है GIT, एक होता है FIT। तो GIT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर, मतलब जब हम पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं। FIT मतलब फ्री इंडिपेंडेंट टूर, मतलब हम फ्री होके अकेले टूर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 टाइप्स की क्या है, टूरिस्ट होते हैं। तो इसके अंदर ये बता रखा है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, जिसको GIT भी कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग ग्रुप होता है जिसके अंदर 15 या उससे ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। पैसेंजर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पैक्स होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पैक्स का मतलब क्या है, पैसेंजर्स। तो यही बता रखा है जब हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दूसरा क्या है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल, मतलब क्या होता है, जिसको फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर भी कहा जाता है। तो इसके दोनों नाम हैं, ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर या फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके अंदर क्या होता है, या तो कपल या फिर अपनी कोई फैमिली ही ट्रैवल कर रहा हो या कोई सोलो ट्रैवल कर रहा हो, तो वो FIT के अंदर आता है। तो हमारी क्या थे, ये टूरिस्ट के टाइप थे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, अगर हम बात करें अपने टूर के अंदर, मतलब पैकेज के अंदर, तो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेडीमेड टूर पैकेज, एक होता है टेलर मेड टूर पैकेज। तो रेडीमेड मतलब क्या होता है, आपने कभी भी कपड़े खरीदेंगे, रेडीमेड मतलब मार्केट से लाओ और तुरंत पहन लो। और एक होता है टेलर मेड, मतलब मार्केट से आप लेकर आ रहे हो पर उसको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा के पहन रहे हैं। तो वैसे रेडीमेड मतलब पहले से ही जितने भी टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो बना के रखते हैं पैकेजेस। बस आपको क्या करना है, आपको जाना है, अगर आपको टूर पैकेज पसंद आ रहा है आप उसको बाय कर लेते हो और आप बस उस डेस्टिनेशन पर जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जबकि टेलर मेड मतलब क्या होता है, अपने तरफ से चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करवाना। जैसे कि आपको 6 लोगों को नहीं 5 लोगों को जाना है तो आप नंबर ऑफ पैक्स इन्वॉल्व करा सकते हैं और अपना टाइमिंग, डेट, डे या अपना डेस्टिनेशन चेंज करा सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर रहे हैं। तो वो किसके अंदर आता है, टेलर मेड के अंदर आता है। इसके अंदर आपको आइटनरी मतलब भी पता होना चाहिए। तो आइटनरी मतलब क्या होता है, जब हम सारी चीज़ों को, सारी डिटेल को टूर पैकेज के अंदर लिखते हैं कि जैसे हमारा फ्लाइट नंबर क्या होगा, टाइम क्या होगा, ठीक है, और हमारे टिकट्स वगैरह के बारे में, तो वो सारा हमारा आइटनरी के अंदर कहलाता है। और आइटनरी क्या है, एक टूर पैकेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये 2 टाइप्स लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेडीमेड एंड टेलर मेड के बारे में यहाँ पे एग्जाम वो डिफाइन कर रखा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है, टाइप्स बता रखा है टूर का, ठीक है। तो टूर के टोटल 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला था स्कॉटेड टूर। स्कॉटेड टूर मतलब क्या होता है, जब आप वही पैकेज लेते हो तो आपको पूरा बिगनिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताई जाती है ट्रैवल एजेंट के थ्रू कि आपको कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। तो हमारा स्कॉटेड टूर कहलाता है। होस्टेड टूर मतलब आप कुछ नई चीज़ होस्ट कर रहे हो, जैसे आप मीटिंग कर रहे हो या ग्रुप से मिलने जा रहे हो किसी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो ये भी क्या है कि लोकल गाइड वगैरह ये सारी चीज़ें वो कराते हैं, होस्ट करवाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डेस्टिनेशन
पे, तो हमारा होस्टेड टूर होता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल टूर। इंडिविजुअल टूर मतलब क्या होता है, आप विदाउट किसी एस्कॉर्ट या होस्ट के उसके जा रहे हो, ठीक है, मतलब अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोई भी पैकेज वगैरह नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिना किसी पैकेज के ऐसे ही किसी भी डेस्टिनेशन में घूमने चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं, लोकल वहाँ से गाइड लेके नई नई चीज़ों में वो होते हैं, मतलब घुलते मिलते हैं, तो वो सारा हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल टूर कहलाता है, ठीक है। क्या आता है इसके अंदर, फैम टूर। तो फैम टूर का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसमें यही है, फैम टूर जो होता है मेनली यही ट्रैवल एजेंट लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज या होस्ट कराते हैं। इसके अंदर भी आपको सारा डेस्टिनेशन, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होता है, लोकेटेड, आपको वहाँ जाना होता है, वहाँ पे अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और इसको क्या ट्रैवल जर्नलिस्ट या रिसर्च ट्रिप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पर आपको लेके जाएंगे, वहाँ की सारी हिस्ट्री बताएंगे, रिसर्च वगैरह करके बताएंगे। तो ये मेनली क्या होता है, जो भी किसी डेस्टिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा वो होता है कि उसको जानना होता है, तो रिसर्च वगैरह करना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा वो होता है, फैमिलियर होता है फैम टूर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग टूरिज्म इम्पैक्ट, कि टूरिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर हम इसका सोशल कल्चर इम्पैक्ट देखें तो क्या है कि इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके अंदर नई नई चीज़ें, हमने न्यू न्यू कल्चर अडॉप्ट करा है, नई नई चीज़ें अडॉप्ट करी है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर बाहर के लोग जो आते हैं तो न्यू कल्चर लेकर आते हैं, न्यू हेरिटेज लेकर आते हैं, तो उससे हम दूसरों के कल्चर को, ट्रेडिशन को, उनके आर्ट्स को जानते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो हमारा खुद का कल्चर होता है, खुद की चीज़ें होती है, हमारे हैबिट्स हो गए, लैंग्वेज हो गए, बिहेवियर हो गया, वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। हम जो अपने नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल हमारा कल्चर होता है, उसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे हमारा इकोनॉमिक की बात करें तो कहीं पे भी अगर ट्रैवल होता है तो वहाँ पे आपको पता है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा लोग घूमने आ रहे हैं तो वहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ पे और लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब अगर वहाँ से कोई चीज़ें नहीं खरीद रहा है, वहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो वहाँ के लोग आसपास के रेजिडेंशियल जो चीज़ें होती है उसकी प्राइस हाई कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज़ों के दाम जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल। तो इससे हमारे फिजिकल और डेस्टिनेशन सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि अगर वहाँ पे कोई भी लोग जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि जितना भी हम क्या कर रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जाना, जो हमारे नेचुरल डेस्टिनेशन है, हम उसको क्या करके रख रहे हैं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे नेशनल पार्क हो गए और इन सारी चीज़ों को। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है गंदगी बहुत सारे लोग फैला देते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारा पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, CO2 ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बताना है। समरी देख लेते हैं। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, टर्म के बारे में पढ़ा जो टूरिज्म डेस्टिनेशन में यूज़ होता है, जैसे कि पैक्स क्या होता है, SIT, GIT, FIT, ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि हमने इसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इसके पुश एंड पुल फैक्टर क्या होते हैं, इसके मोटिवेटर्स एंड बैरियर्स क्या होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के, और यहाँ पे और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है जो भी हमने पैकेजेस वगैरह के बारे में पढ़ा। अब हम अपना 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टूरिज्म कॉम्पोनेंट्स। इसके अंदर हमारा मेन टॉपिक है डिफाइनिंग अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप सबको पता है अट्रैक्शन मतलब क्या होता है। किसी भी अगर हम डेस्टिनेशन पे जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है। और वो किससे हो सकता है, जैसे हमारा नेचर वाला अट्रैक्शन हो सकता है, जैसे हमारा क्लाइमेट, कल्चर, वेजिटेशन या सीनरी, या फिर आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि वहाँ पे कहीं का अम्यूज़मेंट पार्क हो गया, या फिर नेचुरल चीज़ें हो गई, या हिस्टोरिकल या मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ से एग्जांपल लिख सकते हैं, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन मतलब क्या होता है। ऐसी चीज़ें जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल्स लिख दीजिए, मॉन्यूमेंट्स हो गया, हिस्टोरिकल पार्क्स हो गए, और उसके बाद नेशनल पार्क्स हो गए, और बीच हो गए, माउंटेन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि वो लोगों को कैसा अट्रैक्ट करता है, और बहुत सारी इसमें चीज़ आती है। क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया के ही लिख दीजिए कि ताजमहल में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या गोवा के बीचेस हो गए, या फिर कश्मीर में जा रहे हैं, या हिल स्टेशन हो गए। तो आप अट्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि नेचुरल अट्रैक्शन, मैन मेड अट्रैक्शन, या सिम्बायोटिक अट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम नेचुरल अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल अट्रैक्शन मतलब क्या होता है
ऐसे अट्रैक्शन जो नेचुरली बने हैं, जैसे कि डल लेक हो गया, निगारा फॉल्स हो गया, और मॉन्यूमेंट्स नहीं सॉरी माउंटेन्स हो गए, बीचेस हो गए, तो ये क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं जो लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। वही अगर हम मैनमेड की बात करें तो मैनमेड अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो हमने खुद बनाया है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, ताजमहल हो गया, जो हमारे ह्यूमन के थ्रू बने हुए अट्रैक्शंस है, डेस्टिनेशंस है, जो लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मैन ने बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं, हमने क्रिएट करे हैं। देन आप उसके 5-6 एग्जाम्पल्स लिख दीजिए एक्सप्लेन करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक अट्रैक्शन। तो सिम्बायोटिक अट्रैक्शन कैसे अट्रैक्शंस होते हैं, ऐसे टूरिज्म प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि जो हमने भी बनाया है, नेचर मेड भी है और ह्यूमन मेड भी है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, वो तो है नेचुरल, बट वहाँ तक जाने के लिए हमने जो रोड्स बनवाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का हम जो यूज़ कर रहे हैं, उसके आसपास हमने होटल्स बनवाए, तो वो क्या बनाए, हमने बनाए। तो जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक अट्रैक्शन कहलाता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो नेचर बेस्ड भी है और ह्यूमन मेड भी है, उसको सिम्बायोटिक अट्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मरीन पार्क्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, तो सिम्बायोटिक अट्रैक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेसिबिलिटी के बारे में, मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो एसेसिबिलिटी आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जो दो चीज़ों को, दो बड़े बड़े जगहों को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और आपको पता है जब तक हमारे पास एसेसिबिलिटी नहीं होगी हम किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें सारी की सारी चीज़ों के बारे में लिखना है, हमारे एयरवेज के बारे में, रोडवेज के बारे में, और साथ में और हमारा जो वाटरवेज था उसके बारे में। सबसे पहले हम इसके अंदर सरफेस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जो हम रोडवेज या ट्रेन वेज के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, दो बड़े बड़े मेजर सिटीज़ को या दो चीज़ों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। आपको इसके अगर सिग्निफिकेंस के बारे में पूछे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आप बता सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये स्पीड बचाता है, ठीक है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। मींस हम अपने शहर से, अपने सिटी से, अपने घर से दूसरे कहीं पे जा सकते हैं, किसे, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे लोग क्या है इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी में ट्रैवल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया नेशनल हाईवेज़ हो गया, स्टेट हाईवेज़ हो गया, या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, विलेज रोड्स हो गए। तो आप ये सारा का सारा यहाँ पे लिख सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस में वो भी लिख सकते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, रेलवेज, जो रेलवेज को कनेक्ट करता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि रेल ट्रांसपोर्ट उसमें टूरिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और बहुत सारे रेल है जो टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करता है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस हो गया, पैलेस ऑन व्हील हो गया। तो आपको इसी के बारे में बताना है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वो है रेलवेज़ हैं, बहुत सारे इंडिया के लोग अभी भी किसे रेलवे से ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसेंजर्स को लेके जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, हैवी सामान को बहुत ज़्यादा इजीली लेके जा सकता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। तो अगर आपका इसका सिग्निफिकेंस पूछो तो आप बताएंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लेके जाता है, हैवी लोड्स को लेके जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करता है, कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और आप इसमें ये सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। आप इसमें इंडियन रेलवे केटरिंग सर्विस के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी बता रखा है, जैसे हमारे यहाँ पे लग्जीरियस ट्रेन है जो बहुत सारे स्टेट को, बहुत सारे ऐसे टूरिज्म डेस्टिनेशन को आपस में जोड़ता है। जैसे पैलेस ऑन व्हील हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, या फेरी क्वीन हो गई। तो ये सारे क्या है, हमारे लग्जीरियस ट्रेन हैं, जैसे आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ईजिली एक वहाँ से कंट्री से दूसरी कंट्री में, इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ ही घंटों में हमें पहुँचाने में हेल्प करता है। मतलब फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपको कहीं जाना है बहुत इमरजेंसी में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स एंड कार्गो प्लेन्स भी आते हैं। तो इसने क्या करा है, टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्पीड अप दिया है, बून अप दिया है, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री और ज़्यादा बून हो गई है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, कैसे इसने बिजनेस को और ज़्यादा फास्ट कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो डिमांड है सर्विस का वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है अभी फ़िलहाल के ईयर्स में।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता है बहुत सारे कैरी शिप्स आ गए हैं, वाटर क्राफ्ट्स आ गए हैं जो बहुत बड़े नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ऐसा लगता है पूरी फ्लोटिंग सिटी या फ्लोटिंग होटल्स है, तो इतने बड़े बड़े हैं जिसकी वजह से हमारा जो टूरिज़्म है वो और ज़्यादा ईजी हो गया है। बहुत सारे लोग इन्हीं शिप में सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर बता देना है कितने बड़े लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लेके जाता है। और यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे शिप्स चलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार लेके जाते हैं, मुंबई टू गोवा लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है एमेनिटीज़ एंड हेल्थ एंड हाइजीन सिक्योरिटी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एमेनिटीज़ मतलब क्या होता है, जब हम लोगों को क्या अपने टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो हाइजीन हेल्थ से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप इसके अंदर बता सकते हैं कि हम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें। जैसे हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर जो वहाँ पे मेडिकल सर्विस होना चाहिए और भी चीज़ें होना चाहिए। इसकी वजह से जो टूरिज़्म की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जितने भी हाइजीन से रिलेटेड कंडीशंस है उसको हम मेंटेन करके रख रहे हैं। तो आप बता सकते हैं हेल्थ एंड हाइजीन को कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे हम उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, फ्लड रिलेटेड इलनेस हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, हम कैसे उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आए। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी आता है कि हम कैसे टूरिज़्म के अंदर मेन होता है सिक्योरिटी, लोगों को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री के अंदर घूमने आ रहा है तो उनको क्या यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलना चाहिए। तो इसके अंदर हमारी हेल्प कौन करते हैं, पुलिस हेल्प करती है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट था। इसका हम समरी देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि टूरिज्म के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि कैसे उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं या फिर उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे इंपॉर्टेंट है उनका टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले। ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या हमारे जो 4 A's होते हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर कैसे क्या करते हैं, हम उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, कैसे उससे लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब हम अपना 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टूरिज्म कंपोनेंट सेकेंड। इसके अंदर सबसे पहले हम अकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अकोमोडेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो अकोमोडेशन मतलब क्या होता है, हमारा बेसिक कंपोनेंट्स होता है टूरिज्म का और ये क्या करता है, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर अकोमोडेशन की डिमांड, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो आपको पता है अगर हम कहीं पे भी स्टे कर रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हमें रिजॉर्ट्स होटल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्टे करते हैं। तो इसलिए अकोमोडेशन क्या है, हमारा एक मेन फैक्टर है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अकोमोडेशन मतलब क्या होता है और उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन मतलब क्या होता है। तो हमने क्या करा है, इनको भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि 5 स्टार या डिलक्स होटल्स मतलब क्या होता है, जो इंटरनेशनल होटल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सिटीज़ जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे होटल्स के अंदर जो होता है, जो रूम्स होते हैं वो 200 से लेके 1000 रूम्स तक होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल के होते हैं। इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अंदर रेस्टोरेंट्स होता है, अलग अलग साइज़ के रूम्स होते हैं, ठीक है, लॉबी होता है, बाथरूम होता है, यहाँ पे बिजनेस सेंटर फैसिलिटीज़ होती है, स्विमिंग पूल होता है। तो मतलब बहुत बड़े लेवल के जो हम 5 स्टार 6 स्टार होटल्स की बात करते हैं उस टाइप के होटल्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये द लीला होटल है दिल्ली के अंदर, ये जो ITC मौर्या होटल है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्लास होटल जिसको हम A क्लास होटल भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है, ये भी लग्जीरियस होटल के अंदर आता है, इसे 5 स्टार होटल माना जाता है। और जो ऊपर वाला हमने डिलक्स होटल पढ़ा था वो 5 स्टार से भी ऊपर के होटल्स होते हैं। तो 5 स्टार होटल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट क्लास होटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये भी मेट्रोपॉलिटन डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब जो कि ज़्यादा बड़ी सिटीज़ नहीं होती है बट सिटी के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है कमर्शियल होटल। तो कमर्शियल होटल मतलब कौन से होते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, बिजनेस के लिए जो बने होते हैं, जिसमें कमर्शियल होटल्स और रूम होते हैं, जहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सिटीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ज़्यादातर वो है इंडस्ट्रीज़ है और ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे कमर्शियल होटल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रिजॉर्ट्स। तो रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, माउंटेन और बीचेस के पास होते हैं, ठीक है। जो रिजॉर्ट जो होता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है माउंटेन का, एंड इसका वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिलैक्सिंग होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती है जिससे क्या हो, एंटरटेनमेंट हो, जैसे कि हिल रिजॉर्ट्स हो गए, बीच रिजॉर्ट्स हो गए, समर रिजॉर्ट्स हो गए, तो अलग अलग टाइप के रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे रिजॉर्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है अपार्टमेंट। तो अपार्टमेंट मतलब क्या होता है, हम रेंट पे लेते हैं होटल में रूम, वो फर्निश्ड रूम होता है जिसके अंदर हम बहुत महीने तक रुक सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत महीने तक रुक रहे हैं तो वहाँ पे हमें किचन की फैसिलिटीज़ चाहिए होगी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होगी। तो एज अ रूम जैसा होता है जिसको अपार्टमेंट होटल्स बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। और ये भी कहाँ होता है, सिटीज़ में होता है, और इसके अंदर यूरोपियन प्लान मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग होटल्स। फ्लोटिंग होटल्स मतलब वही, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें और इसकी बात करें तो वहाँ पे देखा है आपने छोटे छोटे नावों के ऊपर और शिप्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें फ्लोटिंग होटल्स कहा जाता है। जैसे कि हाउस होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं जो कश्मीर और केरला में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स फ्लोटिंग होटल हो जाता है, ये भी लग्जीरियस वो होते हैं, शिप्स होते हैं, और इनके भी आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा फैशन में है, लोग यहाँ पे भी जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हेरिटेज होटल। तो हेरिटेज होटल क्या होते हैं, ऐसे होटल जो पहले मॉन्यूमेंट्स होते हैं पर उनको हम होटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे पैलेस हैं जो कि पहले पैलेस थे, राजाओं के अंडर आते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उसको होटल के अंदर चेंज कर दिया एज ए बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे को हेरिटेज होटल कहा जाता है और ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने पैलेस को, कैस्टल को या फोर्ट्स को क्या इसमें चेंज कर दिया है, उसके अंदर होटल्स के अंदर चेंज कर दिया, और कम से कम 1950 के पहले के बने हुई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये जोधपुर के अंदर जगह है, ठीक है, फिर ये सारा नारायण निवास वगैरह प्लेसेस है। तो ये क्या है, पैलेस थे पहले, अब किस में, होटल में चेंज हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कैसे अकोमोडेशंस होता है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आता है, मोटल्स। तो मोटल्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे होटल्स होते हैं जो हाईवेज के पास या रोड के पास होते हैं, और ऐसे टूरिस्ट या ट्रैवलर्स के लिए होते हैं जो मेनली रोड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अगर हम रोड के थ्रू कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमें कहीं पे स्टे करना है तो उसके आसपास जो भी आपको होटल्स मिलेंगे उसे मोटल्स कहा जाता है, जो रोड के पास होते हैं। तो ये अकोमोडेशन की भी वो होती है, चीज़ें होती है। नेक्स्ट आता है यूथ होटल्स, आने लगे हैं आजकल, जहाँ पे मॉडर्न चीज़ें होती है और भी कंट्री के अंदर ही होता है। और क्या होता है, यहाँ पे हॉलीडेज़ वगैरह मनाने जाते हैं, इनका मेन पर्पस एजुकेशनल पर्पस होता है। तो यहाँ पे यंग लोग सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये यूथ होटल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है कैंपेन साइट्स। कैंपेन साइट्स आपने देखा होगा, ऐसे लगा के माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं जहाँ पे हम ट्रैकिंग करने जाते हैं या टेंट वगैरह लगा के रहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा कैंपेन साइट्स होता है। नेक्स्ट आता है एयरपोर्ट या रेलवे रिटायरिंग रूम्स। यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि अगर वहाँ पे किसी की ट्रेन लेट है या कैंसिलेशन है तो आप वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। फिर आता है टूरिस्ट बंगलो या फिर बोर्डिंग हाउस। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये भी अकोमोडेशन का वो है, टाइप है, जिसके अंदर आप थोड़े दिन के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग या मिडिल क्लास टूरिस्ट के लिए बेस्ट होता है, आप वहाँ पे बंगलोज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे रुक के स्टे कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं मेनली। नेक्स्ट आता है हमारा टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरे विलेज, टूरिस्ट विलेज वो करा जाता है, प्रमोट करा जाता है। इसके अंदर ना, इस विलेज के अंदर ऐसी चीज़ें, न्यूज़पेपर हो गया या टीवी वगैरह, टेलीफोन वगैरह बैन होता है। मतलब आपको पूरा का पूरा गांव का फील दिया जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें और पूरा गांव वाला फील करें। तो ये भी क्या है, हमारा अकोमोडेशन का टाइप है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है मील प्लान एंड बुकिंग अकोमोडेशन। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए मील प्लान के बारे में कि AP मतलब क्या होता है, अमेरिकन प्लान। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों दिया जाएगा, प्लस रूम रेंट लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफाई अमेरिकन प्लान, जिसको MAP कहा जाता है। तो MAP का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपको लंच या डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और आप इसमें से लंच डिनर कोई सा भी ले सकते हैं, और क्या होता है, आपको रूम रेंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है CP कॉन्टिनेंटल प्लान। इसका मतलब क्या है कि आपसे रूम रेंट दिया जाएगा, साथ में आपको कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिलता है, मतलब जैसे ब्रेड हो गया या जूस वगैरह हो गया, मतलब नॉन कुक फूड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपियन प्लान। तो यूरोपियन प्लान मतलब EP, इसके अंदर सिर्फ रूम रेंट होता है, इसके अंदर एक भी मील प्लान क्या होता है, एड ऑन नहीं होता। तो अगर हम इसको बॉक्स में देखें तो अमेरिकन प्लान के अंदर ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, तीनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मॉडिफाई अमेरिकन प्लान के अंदर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, आप लंच डिनर दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लान के अंदर सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, ये लंच और डिनर नहीं मिलता। और यूरोपियन प्लान के अंदर आपको तीनों में से कोई सा भी नहीं मिलता, सिर्फ आपको रूम रेंट देना होता है।
नेक्स्ट आता है इसके अंदर अवेलेबल पैकेज। तो अवेलेबल पैकेज के अंदर मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन पे घूमने जा रहे हैं, आपने टूर पैकेज लिया है उसके लिए, तो आपको जितने टाइम का टूर पैकेज दिया गया है आपको उसी टाइम में घूम कर आना होता है, उसी टाइम में आपके पास लिमिटेड टाइम होती है। मतलब अगर आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं या आप चाहते हैं कि वहाँ पे थोड़े दिन और स्टे करना, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, ये जितने भी पैकेज है उसका अवेलेबल मतलब एक टाइम लिमिट होता है, लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ मतलब पता है, जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे साइट सीइंग आ गया, जहाँ पे भी हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी साइट्स है उसको देखेंगे, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करा। फिर आता है एनिसिलरी सर्विस, मतलब कि इसके अंदर हमें और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। जिसके अंदर क्या आता है, गाइड। तो गाइड मतलब पता है आपको कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, टूर पैकेज ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग गाइड भी हायर करते हैं। तो हमें एक एक जगह पे मॉन्यूमेंट्स पे लेके जाते हैं और हमें सारी चीज़ें गाइड करते हैं, और कोई भी पर्सन होता है जो हमें सारी चीज़ों के बारे में क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट आता है स्कॉट्स। तो स्कॉट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वालिफाइड पर्सन होता है जो हमें जहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, अलग अलग जगहों पे जाता है, ठीक है, और हमें सारा प्लान करके देता है ट्रिप के बारे में कि हम कहाँ जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, और सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ सर्विस के अंदर भी यही होता है कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। अगर हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, अगर हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब हो जा रहा है बीच में, या हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं आउट ऑफ द कंट्री या कंट्री के ही अलग किसी और स्टेट में, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन की जो भी ज़रूरत होती है, जैसे हमारा टिकट हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें हेल्प करवाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या आता है, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट मतलब आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है कि हम किस कंट्री के क्या है, सिटीज़न हैं। इसके अंदर आता है वीज़ा। पासपोर्ट के अंदर हर एक कंट्री का अलग अलग स्टैंप लगता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो आपका वीज़ा तो सेम रहेगा, पर मतलब पासपोर्ट तो सेम रहेगा, पर आपका क्या होगा, उस कंट्री का वहाँ पे वीज़ा लगेगा, स्टैंप लगेगा, तभी आप उस कंट्री में जा सकते हैं। फिर एयर टिकट्स, पता है अगर आपको जाना तो आपको वहाँ का एयर टिकट्स होना चाहिए। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस होता है कि अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है आपके ट्रैवल के टाइम पर, तो जितना भी चीज़ें कवर होगा वो ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। फिर टेली कम्युनिकेशन आता है कि कम्युनिकेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, मॉडर्न टाइम पे कैसे ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारा क्या है, हमारा फैसिलिटीज़ है, ठीक है, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो हमें वहाँ की करेंसी कैसे एक्सचेंज करके देंगे, हमारी जो करेंसी है उसको चेंज करने में, उसको करने में, एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर हमने इतना ही पढ़ा। इसका समरी देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। इसके अंदर अकोमोडेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि अकोमोडेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सर्विस कौन सी होती है, हमें कौन कौन सी सर्विस क्या करी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, सारी की सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 6 है, इंटरलिंकेज बिटवीन ज्योग्राफी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी और जो टूरिज्म है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि ज्योग्राफी और टूरिज्म कैसे कनेक्टेड है। अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँ तो क्या होता है, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, हमारे लैंडस्केप, सॉलिड, वाटर। तो मतलब कि अगर हम किसी मॉन्यूमेंट्स पे जाना चाहते हैं या नेचुरल चीज़ों में जाना चाहते हैं, नेचुरल कोई भी डेस्टिनेशन है तो वो किससे कनेक्टेड है, हमारे ज्योग्राफी से, नेचुरल चीज़ों से। और वहाँ से टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा कि हम वहाँ पे होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो हमने क्या करा, उसको डिवाइड कर दिया। तो कैसे हमने दोनों ज्योग्राफी को किस में डिवाइड कर दिया, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल ज्योग्राफी आता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कैसे ज्योग्राफी हेल्प करती है टूरिज्म को प्रमोट करने में। इसमें ना आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं या किसी की ब्यूटी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें लिखना है कि जैसे वहाँ की सीनिक ब्यूटी होती है, जैसे प्लेसेस के हिल स्टेशन हो गए, ट्रीज़ हो गए, वहाँ की ग्रीनरी हो गया, या फिर यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स होता है जैसे कि वहाँ पे वोल्केनो है या फिर कहीं पे हॉट स्प्रिंग वाटर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कैसे लोगों को, या ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि किसी भी जगह की ब्यूटी को क्या करती है, एनहेंस करने का काम करती है, या फिर वहाँ का डिस्टेंस हो गया या डेमोग्राफिकल फीचर्स हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। वैसे अगर हम अदर फैक्टर की बात करें तो वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेरे लिए आपको ये बताना है कि मेन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी टूरिज्म की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जियोग्राफिकली कैसे प्रमोट करते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें सैनिक ब्यूटी और इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है। वैसे आता है डिफाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, आप सबको पता है कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होता क्या है। हमें बता रखा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जितनी भी लाइंस जाती है उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर जो अर्थ को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, जो नॉर्थ हमारे जो ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट है, जैसे हमारा ये हो गया अर्थ, यहाँ पे इक्वेटर, तो ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो मतलब जो साउथ जोन में है साउथ इक्वेटर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो नॉर्थ इक्वेटर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिक एंड अंटार्कटिक लाइन्स है। नॉर्थ पोल आपको पता है, सॉरी यहाँ पे पता ही है नॉर्थ पोल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, फिर नीचे वाला आर्टिक पोल, ऊपर वाला अंटार्कटिक पोल, तो नहीं नीचे अंटार्कटिक ऊपर आर्टिक, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे टाइम जोन के बारे में, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कैसे ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पूरा अर्थ डिवाइडेड है, हम कैसे लोकेशन को फाइंड करते हैं और कैसे टूरिज्म इसके अकॉर्डिंग कैसे प्रमोट होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ सकते हैं कि कैलकुलेशन में कि GMT का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो GMT मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया और इसके अकॉर्डिंग ही पूरे के पूरे अर्थ का जितना भी टाइम हम जो सेट करते हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस टाइम जोन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं और ये कैसे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है टूरिज्म के अंदर। तो अगर हम देखें कि बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफी है जो पुलिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग, जैसे कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे सी है, कहीं पे हिल्स है, तो कहीं पे प्लेट्यू है, या फिर कहीं पे ऐसे वॉल्केनोज हो गए जहाँ पे लोग देखने जाते हैं, या हॉट स्प्रिंग वाटर्स हो गए जहाँ पे लोग देखने जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को धीरे धीरे प्रमोट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो वहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा, वो डेस्टिनेशन ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन बढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, टूरिज्म वहाँ पे प्रमोट होगा। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि कैसे ज्योग्राफिकल अलग अलग कंडीशन से इंडिया के अंदर जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इंडिया के स्टेट पूछे तो आप कच्छ बता सकते हैं, लद्दाख बता सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आप, माउंट आबू हो गया, जैसलमेर हो गया, तो इसमें से आप कोई से भी 4 एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, ठीक है। पे पूरा वर्ल्ड वाइड बता रखा है कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से, तो विक्टोरिया फॉल हो गया, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ के फिजिकल फीचर्स के बारे में देखें कि फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया के, तो मेन लैंड हम पूरे के पूरे रीजन के लैंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है ग्रेट माउंटेन जोन, जहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालय है, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले पार्ट को किस में डिवाइड कर रखा है, ग्रेट माउंटेन जोन के अंदर, जो कि हिमालय के अंदर आता है। फिर आता है प्लेन, गंगा, जो बीच वाला हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा गंगा या इंडस वाला प्लेन एरिया है, ठीक है। और जो लास्ट वाला आता है वो आता है डेजर्ट वाला रीजन, जैसे कि राजस्थान वगैरह हो गया। और उसके बाद सबसे नीचे है सदर्न पेनिनसुला। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, हमारा इंडिया ऐसे है, तो ऊपर वाला हिमालय, बीच वाला क्या गया प्लेन, इधर क्या हो गया हमारा डेजर्ट, और नीचे क्या आ गया हमारा सदर्न पेनिनसुला। तो हमने इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम सीज़न की बात करते हैं कि सीज़न कैसे टूरिज्म को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। तो सीज़न की बात करते हैं, स्प्रिंग होता है, समर, रेन, ठीक है, ऑटम, विंटर, तो ये सारे क्या हमारे इंडिया के सीज़न हैं। उसके बाद मानसून के बारे में दे रखा है कि मानसून कैसे आता है, बारिश होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कैसे यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। तो आपको ये सारा चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब हम इसका एक बार समरी देख लेते हैं। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा कि ज्योग्राफी कैसे टूरिज्म को प्रमोट करती है, कैसे उसको आगे बढ़ाती है, कैसे लोग ज्योग्राफी के वजह से टूरिज्म में इंटरेस्ट होकर दूसरे डेस्टिनेशन पर क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब हम इसका यूनिट 7 पढ़ते हैं, जो हमें किसके बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में। इसका टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री इन टूरिज्म, ठीक है, कि हिस्ट्री का टूरिज्म के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम देखें तो हम अभी भी पहले भी पढ़ चुके कि हिस्ट्री में कैसे टूरिज्म प्रमोट हुआ था, लोग अलग अलग जगहों पे जाना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। वैसे क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है कि बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जाना पसंद करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम घूमते हैं। तो ये सारा हमारा क्या है, हिस्ट्री और टूरिज्म कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं। जैसे हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, लाल किला देखने जा रहे हैं, आगरा फोर्ट देखने जा रहे हैं, तो क्या है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। तो हिस्ट्री किससे रिलेटेड है, हमारे टूरिज्म से भी रिलेटेड है, कैसे टूरिज्म को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करती है।
यहाँ पे यही बता रखा है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बोध गया हो गया, और यहाँ पे जैसे गुप्ता ने बनाया था उस टाइम पे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हेरिटेज टूरिज्म आपको पता होना चाहिए कि हेरिटेज टूरिज्म मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि हेरिटेज मतलब क्या है, हमारे नेचुरल और ह्यूमन हेरिटेज दोनों होते हैं, ठीक है। नेचुरल भी होता है, ह्यूमन हेरिटेज भी होता है। तो इसके अंदर यही हमारे प्लेसेस होते हैं, हमारा अपना खुद का वो होता है, चीज़ें होती है बहुत सारी जिसकी वजह से हम घूमने जाते हैं। जैसे हमारे कुछ कल्चर्स हो गए, हमारी हिस्ट्री हो गई, बैकग्राउंड हो गई, ऐसी चीज़ों को लेके हम घूमने जा रहे हैं, तो क्या है, हमारे हेरिटेज के अंदर आता है। फिर यहाँ पे हेरिटेज, हिस्टोरिकल साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स में डिफरेंस पूछ रखा है। ये पूछा जाता है कि हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं। तो हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं, ऐसे साइट्स होते हैं जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, आर्कियोलॉजिकली जिनको UNESCO ने क्या डिक्लेयर कर रखा है, साइट्स को डिक्लेयर कर रखा है, मतलब वो प्रिजर्व है, ये है, ठीक है, वो है कैटेगराइज है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐसे साइट्स हो जो तो पुराने टाइम के साइट्स है, जैसे कि हमने खोदा, वहाँ पे खुदाई करी या कुछ भी न्यू चीज़ खोजा कि वहाँ पे आदि मानव रहते थे या हमारे जो पूर्वज है वो रहते थे, तो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आते हैं। और हिस्टोरिकल साइट्स कौन से साइट्स होते हैं, जो हमारे हिस्ट्री से, हमारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हेरिटेज साइट्स के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रोल ऑफ ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या ASI है, इसका काम क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी हमारे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस होते हैं, ये क्या करती है, उसको प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है। और जिसका जो हमारा हिस्ट्री है वो 150 ईयर से भी ज़्यादा का जो हिस्ट्री है उनको प्रिवेंट करने का काम करती है। कौन, ASI, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी के बारे में बता रखा है कि इसके सबसे पहले अपॉइंट कौन हुए थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बनाया था। फिर धीरे धीरे कैसे इसको वो करते जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर अभी के टाइम पे भी ASI कैसे फंक्शन कर रही है, और अभी जो ASI है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और ये क्या है, सारे फंक्शन जितने भी हमारे पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए उनको प्रिवेंट करने का, उनको लोकेट करने का काम करती है, ठीक है। तो हमको इनके बारे में बताना है, और इनका अगर काम पूछे तो आप बता सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करती है, एक्सप्लोर करती है, नई चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है, मेंटेन करती है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को, और जितने भी रेगुलेशंस है हमारे आर्कियोलॉजिकल चीज़ों से, एक्टिविटी से रिलेटेड, उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो आप इसको इसलिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछेंगे ASI के अंडर जो है कितने चीज़ें, कितने मॉन्यूमेंट्स आते हैं अभी तक। तो इसके अंदर टोटल 3650 मॉन्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि 3650 मॉन्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, और ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। और यहाँ पे ASI क्या करती है, हर साल प्रोटेक्टेड जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट भी बनाती है, गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट को। फिर आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो हमने पढ़ा था कि यूनेस्को क्या करती है, जितने भी हेरिटेज साइट्स होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है अपने अंडर। तो इसके बारे में इसमें बता रखा है कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 981 वो है साइट्स हैं जो लिस्टेड है यूनेस्को के अंदर, जिसके अंदर 759 कल्चरल है और 139 नेचुरल है, ठीक है, और 29 जो है मिक्स है, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। तो यहाँ पे बस यही बता रखे हमें मॉन्यूमेंट्स के बारे में। आपको ये बताना है कि इसका काम क्या होता है। तो क्या करती है, जितने भी हमारी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं और भी बहुत बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनको क्या करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया के अंदर है। तो आप यहाँ से कोई से भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 5 या 4 एग्जांपल याद कर लीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एग्जांपल कि जैसे आगरा फोर्ट हो गया, अजंता केव्स हो गया, ये इनका लोकेशन क्या है, और इनको ये आप याद ना करें तो भी चलेगा, बट आप इनके नाम और इनके लोकेशंस याद कर ले, ठीक है। तो इनमें से कोई से भी 5 जो है आप वो याद कर सकते हैं एग्जाम्पल। इसका समरी देख लेते हैं। तो हमने इसके अंदर किसके बारे में पढ़ा, लिंकेज पढ़ा कि हिस्ट्री एंड टूरिज्म कैसे आपस में कनेक्टेड है, यूनेस्को कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स होती है, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, ASI के बारे में कि उसका क्या काम है और वो कैसे चीज़ों को टूरिज्म जितने भी मतलब हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट साइट्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का रोल क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो इसका काम क्या है, जितने भी हमारे नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म NTO है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करती है, इंडिया के अंदर जितने भी टूरिज्म रिलेटेड
वो हो गए, चीज़ें हो गई, उनको क्या करने का काम करती है, प्रमोट करने का काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, सारे वो प्रिजर्व करके रखती है। जैसे अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 20 फील्ड ऑफिस है इसकी कंट्री में, ठीक है, इसके 14 ओवरसीज़ ऑफिस है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करते हैं, जैसे इसकी IISM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के साथ मिलकर काम करती है। गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स को क्या करती है, प्रमोट करती है, ऑर्गेनाइज कराती है। उसके बाद जितने भी पब्लिक सेक्टर या टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ मदद करके जितने भी हमारे टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको प्रमोट करने का काम करती है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये काम क्या करती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका मेन काम क्या होता है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती है उनको बनाना, ये सारी इनकी पॉलिसीज़ हैं। प्लानिंग करना कि हम टूरिज्म को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, उनका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, तो ये सारा क्या है इनका मेन काम है। फिर आता है रोल ऑफ स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इनका काम क्या होता है, अपने अपने स्टेट में, अलग अलग स्टेट में क्या करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना, डेवलप करना। इनके भी अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कर्नाटका। तो हर एक स्टेट का अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, और क्या करती है, उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सिर्फ ये स्टेट में प्रमोट करने का काम करती है। अगर हम इसके काम की बात करें कि इसका शॉर्ट फॉर्म है STDC। तो STDC का मेन काम क्या है, तो मैनेज करना अकोमोडेशंस को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाना, कैटरिंग सर्विस बढ़ाना, ठीक है, पैकेज टूर्स को जो भी है उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। तो इनका मेन काम होता है। फिर आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन टूरिज्म, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है PPP। तो PP मतलब पता होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि जब पब्लिक एंड प्राइवेट क्या करते हैं, आपस में पार्टनरशिप करके लोगों को और ज़्यादा बेहतर क्या करने का काम करती है, टूरिज्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करती है। वैसे ही पब्लिक सेक्टर्स के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट के अंदर क्या आप इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। रखा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों होती है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेन क्या करना है कि जब भी जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है पर हर जगह पे गवर्नमेंट काम इतना अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइवेट के साथ वो कर लेती है, पार्टनरशिप कर लेती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है या फैसिलिटीज़ है या और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है और बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें ईजिली लोगों को प्रोवाइड्स होती है। जैसे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टेट है वो सेंट्रल बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे अगर वो एयरपोर्ट्स बना रही है, एक्सप्रेस बना रही है, हाईवेज़ बना रही है, तो प्राइवेट वाली क्या करेगी, वहाँ पे सिक्योरिटी देने का काम करेगी या फिर वहाँ पे जो लोगों को मैनेज करके वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंस है, या इसका काम होता है। फिर आता है रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड NGOs। तो ये भी क्या करते हैं, चीज़ों को हेल्प करने में या प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं टूरिज़्म को प्रमोट करना, बहुत सारे NGOs के थ्रू लोग आते हैं, उस स्पेसिफिक स्पेस पे घूमना पसंद करते हैं, प्लेस पे या वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो ये लोग भी क्या करती हैं, चीज़ों को बढ़ाने के लिए, टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने में और चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, सही करने में हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इनका मेन काम क्या है कि रोड बनाना, मैनेज करना ट्रैफिक्स को, ठीक है, फिर सैनिटेशन एंड टॉयलेट्स की जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना, गार्बेज डिस्पोजल, वाटर सप्लाईज। तो ये सारा क्या है, इनका मेन काम है जो डेवलप करता है टूरिज़्म के अंदर, या फिर ये सारी चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। नेक्स्ट इसका आता है फंक्शन एंड सम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ें, जैसे UNWTO, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मेन काम क्या होता है, इसका आपको ये याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो मैड्रिड स्पेन के अंदर है। तो ये 1 मार्क्स में पूछते हैं। इसका भी मेन काम क्या था, ये अलग अलग कंट्री में जो भी ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना और पूरे के पूरे वर्ल्ड में नेशन वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, किसके अंदर, टूरिज़्म के अंदर। तो इसका मेन काम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका मेन काम क्या है कि प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और उसके बाद जो टूरिज़्म के जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसको प्रोवाइड करना। तो आप यहाँ से इसके 2-3 काम लिख सकते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ITA। तो इसका जो हेडक्वार्टर है या इसको कब फाउंड किया था, हवाना में करा था 1945 में, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या काम है कि ये इंश्योर करता है कि सेफ़ एयर ट्रैवल हो, ठीक है, और मतलब कि जितने भी एयर ट्रैवल्स हो रहे हैं वो इसके अंदर करे जाते हैं एयर कॉरपोरेशन के थ्रू। और ये क्या मेंटेन करता है कि कहीं भी हम जा रहे हैं तो सेफ़ एयर ट्रैवल होना चाहिए, और ये बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ के साथ डील करता है और काम करने का काम करता है। तो अगर हम इसके रोल की बात करें तो प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है इकोनॉमिक एयर ट्रांसपोर्ट को, एयर कॉमर्स को फास्ट करने की हेल्प करता है, और जितने भी
एयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होता है उसको वो सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम उसके मेंबर की बात करें तो 240 मेंबर है, 118 अलग अलग नेशंस में क्या है इसके हेडक्वार्टर्स है। तो आप इसके बारे में सिर्फ इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, आईटो। काम है ये 1982 में बना था। ये अपेक्स बॉडी है किसकी, टूरिज्म मिनिस्ट्री की। तो मतलब ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो ये क्या है, इंडिया का एसोसिएशन है। तो इसका भी काम क्या है कि वही इंडस्ट्री को बढ़ाना और चीज़ों को हेल्प करना, इंप्रूव करना, सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, यूनिफिकेशन करना अलग अलग क्या एसोसिएशंस का। उसके बाद क्या करता है, क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग बॉडी गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, क्या हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना, तो सारा इसका काम होता है। उसके बाद आता है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टाई। इसका भी क्या काम है, ये 1951 में बना था, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रखना उन लोगों के इंटरेस्ट को, इंडस्ट्री को, ठीक है, प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना किसका, इंडस्ट्री का और ट्रैवल पब्लिक सेक्टर का। तो इनका ये काम है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं कि टाई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके फंक्शन देख सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, प्रमोट करना, मेंटेन करके रखना, एजुकेट करना लोगों को, अटेंशन ड्रॉ करना, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखना बॉडीज़ को। तो ये क्या है, इसका फंक्शन है। नेक्स्ट आता है फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, कि जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है टूरिज्म का, उसके मेन फैक्टर क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताना है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, न्यू आइडियाज़ हैं जो लोगों के पास आ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ बिजनेस है, चेंज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो किसके अंदर चेंज हो रहा है, टूरिज्म के अंदर चेंज हो रहा था। आप यहाँ से इसके एग्जांपल्स या कुछ लिख सकते हैं। तो आप यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं। का इतना ही समरी था। हमने इसके बारे में यही पढ़ा कि कैसे धीरे धीरे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिकली बूस्ट हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। हमने UNWTO के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा कि आईटा क्या काम करती है, आईटो काम क्या करती है, टाई का क्या काम है, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये हमारी 1 शॉर्ट वीडियो थी और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने वो सब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और हमारा जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।